हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि दृष्टि आईएएस द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। इसको सॉल्व कर गए हैं। तो इसके पहले हमने 60 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। आज ये हमारा 8वां टेस्ट है और ये जो 8वां टेस्ट है ये सीसेट से संबंधित टेस्ट सीरीज है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीसेट एक बहुत ही अहम जो है मुद्दा है कि सीसेट क्वालिफाई कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए, अभी आप लोगों के पास टाइम है तो जितना प्रीवियस ईयर में सीसेट के जितने भी पेपर हुए हैं, प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए। अगर आपका मैथ और रीजनिंग वीक है तो आप हिंदी पे और संप्रेषण यानी कि संचार पे फोकस करिए और इन दोनों टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए। साथ ही अगर आपका रीजनिंग और मैथ अच्छा है तो आप रीजनिंग और मैथ पर फोकस करिए, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इसको अच्छे से सॉल्व करिए, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड मिल जाएंगे। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, अभी टाइम है। 1 से 2 बार सॉल्व कर लेंगे तो जो भी प्रश्न रिपीट होंगे वो आपके गलत नहीं होने पाएंगे। तो इसलिए प्रीवियस ईयर अच्छे से सॉल्व करिए और टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए, तो आपका काफ़ी हद तक सीसेट का जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो चलिए आज हम ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं सीसेट की। ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा, तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि पीडीएफ प्राप्त कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, नील गगन। नील गगन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय। तो नील गगन में यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्मधारय। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मर्सृण का विलोम है? पुरुष, रुक्ष, कोमल, मुक्त। तो मर्सृण का जो विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा रुक्ष। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो कुछ नहीं जानता हो के लिए एक शब्द है? अज्ञात, अल्पज्ञानी, सर्वज्ञ या फिर अज्ञ। तो जो कुछ भी नहीं जानता हो उसके लिए जो एक शब्द यूज होगा वह हो जाएगा अज्ञ। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है ओष्ठ वर्ण है? दा, डा, गा, बा। कौन सा यहाँ पे ओष्ठ वर्ण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बा जो है यहाँ पे ओष्ठ वर्ण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तौबा करना मुहावरे का सही अर्थ होगा? बहुत सोच विचार कर बोलना, दबी हुई बात फिर से उभारना, भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना, बातें बदलना। तो यहाँ पे तौबा करने के लिए जो एक मुहावरे का जो सही अर्थ होगा तौबा करना, उसके लिए एक सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन देखते हैं, कालिदास, ईसाई, आहार, प्रमाणिक। तो कौन सा यहाँ पे किसकी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ईसाई। ईसाई की वर्तनी बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है। आहार नहीं होता, आहार होता है, यहाँ पे बड़ा रहेगा। और प्रामाणिक होगा, प्रमाणिक नहीं। तो यहाँ पे एक मिनट, इस तरीके से लिखा जाएगा प्रामाणिक। और कालिदास नहीं होता है, कालिदास होता है, छोटी की मात्रा रहेगा। साथ ही आहार नहीं, आहार होगा, यहाँ पे सही शब्द हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर जो पहले से सही रूप में लिखा हुआ है ईसाई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शुद्ध युग्म है? गोमय, गेहूँ, चितेरा, चित्र, कंकन, कंकड़, उपाध्याय, ओझा। कौन सा यहाँ पे जो है तत्सम तद्भव का शुद्ध रूप होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उपाध्याय का जो ओझा दिया हुआ है बिल्कुल शुद्ध दिया हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? समझदारी, स्वतंत्रता, प्रतिदिन या फिर पराक्रम। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा स्वतंत्रता। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से सही युग्म चुनिए। यहाँ पे सही युग्म चुनना है। कप्तान फ्रेंच, यानी कि यहाँ पे सब दिए हुए हैं और वो किस भाषा के हैं यहाँ पे पूछा गया है। तो कप्तान फ्रेंच, कमीना अरबी, बहादुरी तुर्की और दावत पुर्तगाली। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बहादुर जो है यह शब्द तुर्की भाषा से संबंधित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यति शब्द का पर्यायवाची है। ऐश्वर्य, ऋषि, ओज, औरत। तो यति शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा क्या होगा यहाँ पे? तो यति का पर्यायवाची हो जाएगा ऋषि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? यह मेरा घर है, यह किताब फटी है, ऐसा आदमी नहीं देखा, कोई आदमी रो रहा है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसा आदमी नहीं देखा। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। तो इनमें से एक जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा यह क्या होगा आपका? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीता नित्य गीता पढ़ती है। यह वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यस शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए इनमें से किस उपसर्ग का प्रयोग शुद्ध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आप। अप जो है यहाँ पे अपयस लगा के, यस जो है ये शब्द है और इसमें अप लगा दिया जाएगा, तो इसका अपयस विलोम बन जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उसने कुछ नहीं लिया में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? उसने कुछ नहीं लिया में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ठंठेर मंजारिका का अर्थ है। तो ठंठेर मंजारिका का अर्थ है ठठेरे की बिल्ली। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठंठेर मंजारिका का जो अर्थ होगा वह हो जाएगा ठठेरे की बिल्ली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समवृत स्वर निम्न में से कौन सा है? समवृत स्वर जो है यह कौन सा है? ए, ई, आ, औ। इसमें से कौन सा हो जाएगा समवृत स्वर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अल्प प्राण कौन सा वर्ण है? खा, फा, पा, भा। इसमें से कौन सा आपका जो है हिंदी वर्ण है जो कि अल्प प्राण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पा जो है यहाँ पे अल्प प्राण हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? विशेषण, प्रविशेषण, ए और बी दोनों, या फिर विशेष। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहेंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि प्लस अपि इज इक्वल टू यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में कौन सी संधि होगी यहाँ पे? तो यद्यपि में जो संधि हो जाएगी यह हो जाएगी आपकी यण संधि। ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो किस वाक्य में यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो वह अच्छा खेलता है, यहाँ पे क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे पैराग्राफ है, इसको पढ़ के प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के गद्यांश, इसी गद्यांश पर आधारित क्वेश्चन है जिनका आंसर देना है। तो चलिए पहले गद्यांश पढ़ते हैं। तो दरअसल प्रकृति हमें कई महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती है, जैसे पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं। इस पाठ को जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आत्मसात किया उसे असफलता से कभी डर नहीं लगा। ऐसे व्यक्ति अपनी हर असफलता के बाद विचलित हुए बगैर नए सिरे से सफलता पाने की कोशिश करते हैं। वे तब तक ऐसा करते हैं जब तक सफलता उन्हें नहीं मिल जाती। इसी तरह फलों से लदे मगर नीचे की ओर झुके पेड़ हमें सफलता और प्रसिद्धि मिलने पर संपन्न होने के बावजूद विनम्र और शालीन बने रहना सिखाते हैं। उपन्यासकार प्रेमचंद के मुताबिक साहित्य में आदर्शवाद का वही स्थान है जो जीवन में प्रकृति का है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति में हर किसी का अपना महत्व है। एक छोटा कीड़ा भी प्रकृति के लिए उपयोगी है, जबकि मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान बताया गया है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ पे अब नीचे आंसर देना है। तो प्रकृति का पतझड़ का जो गुण है, गुण व्यक्ति को क्या सिखाती है? तो प्रकृति का जो पतझड़ का गुण है यह सिखाती है कि व्यक्ति असफलता से कभी डरे नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फलों से लदे पेड़ों के नीचे
की ओर झुकना व्यक्ति को क्या सिखाती है? तो यह व्यक्ति को सिखाती है कि सफलता व समृद्धि मिलने पर विनम्र और शालीन रहें। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद के अनुसार किसका साहित्य में वही स्थान है जो जीवन में प्रकृति का है? तो आदर्शवाद का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुराण में एक वृक्ष को 100 पुत्रों के समान बताया गया है? तो अभी हमने देखा मत्स्य पुराण में बताया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब इंग्लिश है, इंग्लिश का पैराग्राफ है और नहीं, अभी एक प्रश्न हिंदी का भी है। तो गद्यांश में प्रस्तुत विनम्र का विलोम शब्द है। तो विनम्र का विलोम शब्द जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उद्दंड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ पे इंग्लिश का पैराग्राफ है जिसको पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस पे आधारित जो प्रश्न संख्या 26 से 30 तक का जो प्रश्न है इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले पैराग्राफ देखते हैं। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इनकैप्सुलेट्स द essence of Indian culture, beauty and richness of Indian heritage. Many Indian states have distinct handicraft that demonstrate creative ability and expertise. Artists employ their talent to make a variety of items, both ornamental and practical. These crafts are one of kind since they are entirely handicrafts without the aid of many machinery. हस्तकला, हस्तशिल्प, दस्तकारी and कारीगरी are typical Indian terminology for handicraft. They all indicate workmanship, but they also refer to products manufactured with craftsmanship, that is specialized hand skill that are also beautiful. The aesthetic element of such products is an integral aspect of their worth, implying that the object of usefulness has a value that extends beyond its utility and is also attractive and to the sight. A handicrafted product is rarely purely ornament, and whether it is unadorned or heavily embellished, its real purpose is served only when it is both functional and beautiful. तो यहाँ पे ये पैराग्राफ है। अब ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है ये इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है अब उसको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है यह है कि दीज पैसेज कुड बी अ पार्ट ऑफ, तो दीज पैसेज कुड बी अ पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रमोटिंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द क्लोजेस्ट सिनोनिम्स फॉर एस्थेटिक element in the passage is, right answer visual appeal. Option C is the right answer. Next प्रश्न है, which of the following statement is incorrect according to the passage? तो ऑप्शन बी में जो है यहाँ पे कि हैंडीक्राफ्ट शुड ओनली बी डेकोरेटिव एंड नॉट हैव एनी पार्टिकल पर्पज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इज टू कंबाइन ब्यूटी एंड फंक्शनलिटी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, व्हाट इज द मेन आइडिया कन्वेन्ड इन द पैसेज। तो the main idea conveyed in the passage is traditional skills or aesthetics beauty are embodied in Indian crafts। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर से कुछ क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे। तो चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट रिफ्रेजेज द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द एक्टिव वॉइस।
तो इसका यानी कि जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, तो सेंटेंस है द न्यू पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट यस्टरडे। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा क्या होगा, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द न्यूज पॉलिसी यस्टरडे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस, नाइदर रोहन नॉर हिज फ्रेंड्स वेयर इंटरेस्टेड इज इन अटेंडिंग द पार्टी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि व्याकरण की दृष्टि से सही रूप से लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द पैसिव वॉइस। तो ऑप्शन ए में जो दिया है कि द थीफ वाज एप्रीहेंसेड बाय द पुलिस। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन द सेंटेंस ही स्विफ्टली क्लाइम्ड द ट्री टू एस्केप द एंग्री बियर, व्हिच वर्ड फंक्शंस एज एन एडवर्ब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एडवर्ब के रूप में जो शब्द प्रयोग हुआ है यह है स्विफ्टली। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस द चिल्ड्रेन एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक पैक्ड देयर लंच एंड रन टू द कार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा चिल्ड्रेन जो है यह यहाँ पे नाउन है, एक्साइटेड जो हो जाएगा एडजेक्टिव है और पैक्ड जो हो जाएगा यह वर्ब है, रन जो है यह भी वर्ब है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच इडियम बेस्ट कन्वेंस द मीनिंग टू अचीव समथिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। राइट आंसर अगेंस्ट द ग्रेन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। तो ऑप्शन ए ही सेड आई विल बी बैक सून। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आइडेंटिफाई द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू पेन्यूअरी। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा पॉवर्टी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है द फ्रेजेज अ फेरिक विक्ट्री डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन वेयर। तो विक्ट्री कम्स एट अ ग्रेट कॉस्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इफ़ आई हैड नोन यू वेयर कमिंग आई हैव बेक्ड अ केक। तो यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भराएगा, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे आएगा आपका इफ़ आई हैड नोन यू वेयर कमिंग आई हैड बेक्ड ए केक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाइल कंडक्टिंग अ ग्रुप डिस्कशन यू नोटिस अ पार्टिसिपेंट मोनोपोलिजिंग द कन्वर्जेंस हाउ टू यू इफेक्टिवली एड्रेस दिस सिचुएशन। तो ये यहाँ पे अब आ गया है आपका डिसीजन मेकिंग और संप्रेषण से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश इसका दोनों वर्जन दिया हुआ है, तो हम हिंदी पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे हिंदी पढ़ेंगे। तो सामूहिक चर्चा पर आयोजन करते समय आप देखते हैं कि एक प्रतिभागी संवाद पर एकाधिकार जमा रहा है। आप इस स्थिति को प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उनकी बातों को संक्षेप में बताएं और दूसरों को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के सदस्यों के साथ एक टीम प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं। आप इस स्थापना में प्रभावी टीम वर्क को कैसे बढ़ावा देंगे। तो इसमें हम प्रभावी जो टीम को बढ़ावा देंगे, टीम बॉन्डिंग को बढ़ावा दिए बिना केवल प्रोजेक्ट के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा हाँ, प्रश्न संख्या 42 का जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा खुले संचार और विविध दृष्टिकोण के सम्मान को प्रोत्साहित करें। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, डी नहीं होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आप एक विचार विमर्श सत्र में भाग ले रहे हैं। आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए प्रभावी ढंग से कैसे योगदान दे सकते हैं।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय रूप से दूसरों को सुने, उनके विचारों का पर अमल करें और अग्रिम भागीदारी को प्रोत्साहित करें। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित संचार बाधा नहीं है? संभावित संचार बाधा जो है इसमें से कौन सा नहीं है? तो सक्रिय श्रवण और सावधानी जो है यह संभावित संचार बाधा नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने बॉस को औपचारिक ईमेल में आप संभवतः इसका उपयोग करेंगे। तो किसका उपयोग करेंगे? तो उपयोग करेंगे पेशेवर लहजा और सम्मानजनक भाषा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई व्यक्तिगत हानि साझा करता है तो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया यह होती है। तो जो सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया होगी वह होगी सक्रिय रूप से सुनना और सहानुभूति व्यक्त करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप किसी मीटिंग के दौरान किसी सहकर्मी के प्रस्ताव से असहमत हैं, इसे संप्रेषित करने का सबसे सशक्त तरीका है। तो सबसे सशक्त तरीका जो है यह क्या है? तो यहाँ पे जो सबसे सशक्त तरीका हो जाएगा यह हो जाएगा चुप रहना और टकराव से बचना। यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शांतिपूर्ण कारणों और वैकल्पिक सुझावों के साथ अपनी आपत्ति व्यक्त करना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कथन सहानुभूति और समानुभूति के बीच के अंतर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये जो सबसे अच्छा वर्णन करता है वह है आपका ऑप्शन ए, सहानुभूति में किसी के लिए खेद व्यक्त करना शामिल है, जबकि समानुभूति में उनके दृष्टिकोण को समझना शामिल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैर मौखिक संचार जैसे शारीरिक भाषा और चेहरे के भाव ये कर सकते हैं। चेहरे के भाव ये कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? तो ये अपने बोले गए शब्दों को मजबूत करना या कमजोर करना कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टीम के किसी सदस्य को फीडबैक देते समय यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो यह महत्वपूर्ण है कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण और सुधार के लिए विशिष्ट सुझावों के साथ रचनात्मक आलोचना को संतुलित करना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी संचार में शामिल है। प्रभावी संचार में क्या शामिल है? तो प्रभावी संचार में प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना शामिल है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी सहकर्मी को फीडबैक देते समय आप रचनात्मक रहना चाहते हैं और नकारात्मकता से बचना चाहते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया को प्रभावी ढंग से कैसे व्यक्त करेंगे? तो हम अपनी प्रतिक्रिया को प्रभावी ढंग से व्यक्त करेंगे, उनके सामर्थ्य को स्वीकार करेंगे और फिर वैकल्पिक दृष्टिकोण सुझाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको किसी गलतफहमी के कारण किसी सहकर्मी के साथ संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। इस संघर्ष को हल करने का सबसे उत्पादक तरीका क्या है? तो सबसे उत्पादक जो तरीका हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गलतफहमी पर खुलकर चर्चा करने के लिए एक निजी बैठक निर्धारित करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव तर्क में गैर मौखिक संचार की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो यहाँ पे गैर मौखिक संचार का जो सबसे अच्छा उदाहरण हो जाएगा यह हो जाएगा आंखों के संपर्क में एक सूक्ष्म बदलाव जो अनकही अस्वीकृत व्यक्त करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभावी संचार के संदर्भ में प्रेषक का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। तो प्रेषक का यहाँ पे प्राथमिक जो उत्तरदायित्व है यह हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनिश्चित करना कि संदेश स्पष्ट, संक्षिप्त और प्राप्तकर्ता की समझ और संदर्भ के अनुरूप हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सार्वजनिक वक्ता प्रभावी ढंग से गैर मौखिक संचार का प्रवर्धन करता है। तो गैर मौखिक संचार का प्रवर्धन करता है दर्शकों को विचलित करने और घबराहट वाले इशारों से बचना। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57, व्यावसायिक संवाद में एक कुशल संचारक रणनीतिक रूप से मौन का उपयोग करता है। तो ये दूसरे पक्ष की कमियां पूर्ति करने और अपने आशय को प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संचार में शैनन बीवर मॉडल को कौन सा तत्व चैनल में शोर व्यक्त करता है? तो यहाँ पे चैनल में शोर जो व्यक्त करता है यह हो जाएगा आपका चैनल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रम मॉडल के अनुसार संचार में इनकोडिंग, डिकोडिंग और अन्य महत्वपूर्ण तत्वों का एक चक्र जो है यह शामिल है। तो ये चक्र शामिल है फीडबैक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशाब्दिक संचार में निम्नलिखित अपवाद को छोड़कर सभी शामिल हैं। चेहरे के भाव, पैरा लैंग्वेज, शारीरिक भाषा या फिर सांस्कृतिक संदर्भ। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सांस्कृतिक संदर्भ। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। दी गई श्रृंखला के लिए निम्नलिखित में विकल्पों में से लुप्त पद को पहचानिए। तो यहाँ पे अगला जो ये लुप्त पद यहाँ पे आएगा, यह आएगा ऑप्शन सी, यानी कि PUK। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टेनेंट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। यदि मैट को 102 और कैट को 72, कैट का जो है मान 72 है तो बाली का मान होगा। तो बाली का मान क्या होगा? तो इसका जो मान हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 72 ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन है और फिर निष्कर्ष दिया हुआ है। कुछ टेबल आम है, कोई आम बिल्ली नहीं है, कुछ टेबल कैट हैं। अब यहाँ पे निष्कर्ष है तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। 16 का संबंध 125 से और 4 का संबंध 27 से है, उसी प्रकार 49 किससे संबंधित है? तो जो आपका 49 हो जाएगा यह संबंधित है 512 से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66 और प्रश्न संख्या 66 का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दक्षिण पूर्व। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में जो यहाँ पे प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा वह संख्या क्या होगी? तो यह संख्या हो जाएगी आपकी ऑप्शन ए, यानी कि डी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 में जो सही यहाँ पे लुप्त अक्षर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 69 का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें, चयन कर अनुक्रम पूरा कीजिए। तो इसका जो अगला अनुक्रम आएगा, यानी कि प्रश्नवाचक स्थान पर जो अनुक्रम आएगा यह हो जाएगा आपका 553। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्लेड को QMBZFE लिखा जाता है और ब्लेड को CMBEF लिखा जा सकता है तो इसी भाषा में सैटरडे को क्या लिखा जाएगा? तो सैटरडे को यहाँ पे लिखा जाएगा TVUVSEBZ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो लुप्त अक्षर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, H। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त ब्लड रिलेशन से संबंधित ये प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। मुकेश राजेश का पुत्र है और राजेश सुरेश का पुत्र है। मुकेश रमेश का पोता है। राजेश तथा सुरेश के बीच क्या संबंध है? तो राजेश और सुरेश के बीच यहाँ पे संबंध हो जाएगा भाई का। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है विषम शब्द ढूंढिए। अंगूर शराब, गन्ना इथेनॉल, नींबू अम्ल, केला टाइटेनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। केला जो टाइटेनियम दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है और लुप्त अक्षर बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है रमनदीप ने 28% GST सहित 5,555 रुपये में एक अंगूठी खरीदी। GST जुड़ने से पहले अंगूठी की कीमत क्या थी? तो GST जुड़ने से पहले अंगूठी की जो कीमत थी यह थी आपके 4,339.84 रुपये। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लुप्त संख्या होगी यह हो जाएगी 6। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो लुप्त पद है यह हो जाएगा 19/3। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विषम है? तो यहाँ पे विषम कौन सा है? तो विषम हो जाएगा LOR। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजेश एक पंक्ति में बाईं ओर से 6ठे स्थान पर है, सुनीता दाईं ओर से 7वें स्थान पर है। राजेश और सुनीता के बीच 5 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो पंक्ति में यहाँ जो कुल व्यक्ति हो जाएंगे यह हो जाएंगे 18। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 84 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा भांजी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। किसी गोले की त्रिज्या 100% की वृद्धि के पश्चात गोले के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो गोले के आयतन में जो प्रतिशत वृद्धि होगी यह हो जाएगी 700 यानी कि 700। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
यदि n व्यक्ति का कार्य कोई 100 दिनों में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त व्यक्ति को इस कार्य में लगाने पर यह कार्य 20 दिन पहले पूरा हो जाता है, तब उसी कार्य का 50 दिनों में पूरा करने के लिए कितने अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 व्यक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे माध्यिका इसका जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, 9। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 88 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 12। नेक्स्ट प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार मैदान का परिमाप जो है 560 मीटर है, इसकी भुजाओं का अनुपात 7:24:25 है, इस मैदान का क्षेत्रफल। तो इस मैदान का जो क्षेत्रफल हो जाएगा यह हो जाएगा 8400 वर्ग मीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 90 का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 91 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 92 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 93 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 94 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 96, यदि 60 पेन बेचने के बाद विक्रेता को 30 पेन के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पे जो लाभ प्रतिशत होगा कितना हो जाएगा, तो यह 100% हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 97 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 140 मीटर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 98 और इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 मिनट। प्रश्न संख्या 99 है, यदि 8 का संबंध 10 से है, 6 का संबंध 9 से है तो 9 किससे संबंधित है। तो 9 आपका 9 से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 100 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये रहे 100 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। क्या किया हमने, मैथ का जो आंसर है वो ऐसे ही बता दिया, क्योंकि मैथ को सॉल्व करना मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत टफ होता है और बार बार स्किप हो जाती है वीडियो। तो इसके लिए हमने बस उसका आंसर बताया है। तो आप लोग ये PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड होगा, वहाँ से लेकर के सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।